नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक बार फिर ताज़ा तरीन एपिसोड कंज्यूमर अड्डा का, जहां पर होती है आपके ने कंज्यूमर के हक की बात। आज बात करेंगे ऑनलाइन खाने की। ऑनलाइन खाना लेकिन दाम मन माना। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर नहीं किया है या ध्यान नहीं दिया है तो आज ज़रूर दे लीजिएगा। जहां पर आपको लगता है कि भाई ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा काम है। क्यों महंगा है? एक कारण ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं, कई बार सर्ज प्राइसेस लग जाते हैं, आजकल तो पैकेजिंग और हैंडलिंग चार्जेस भी लगते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक खेल होता है। वो ये होता है कि मान लीजिए एक आइटम कहीं दुकान पे, होटल पे, रेस्टोरेंट में 100 रुपए का है, हो सकता है ऑनलाइन मेन्यू में आपको 100 रुपए से ज़्यादा का मिले, 125 रुपए, 130 रुपए, कुछ भी हो सकता है। कई लोगों का इस पे ध्यान जाता है, कई लोगों का या ज़्यादातर लोगों का नहीं जाता है। तो भाई ये क्या खेल है? आखिर ऐसा क्यों? एक ही फूड आइटम के दो प्राइस क्यों? और ये तो फिर ऑनलाइन में और बड़ी चपत लग जाएगी। आपको तो हैंडलिंग चार्ज और ये चार्ज और वो चार्ज तो देने, ऊपर से मेन्यू में भी डिफरेंस। कारण क्या है? कौन है इसके पीछे? रेस्टोरेंट, प्लेटफॉर्म, कौन? आइए पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, ताकि अगला खाना जब आप ऑर्डर करें इस बात का ध्यान जरूर रखें। देखिए, अक्सर भूख लगने या फिर अपने फेवरेट फूड आइटम को खाने की क्रेविंग के वक्त हम और आप अपने घर या फिर दफ्तर पर बैठे हुए ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन पर खाना ऑर्डर करने की एवज में आपको 20% से भी ज्यादा कीमत देनी पड़ती है रेस्टोरेंट के मुकाबले। और इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस भी ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन कंपनियां आपसे लेती हैं। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। हमने बकायदा अलग अलग आउटलेट्स पर जाकर इसकी पड़ताल की, और जो पाया वो चौंकाने वाला था। पहले हम गए पहाड़गंज के पिज्जा हट पर। यहाँ मार्गरीटा पिज्जा 140 रुपए का था, वहीं स्विगी जोमेटो पर 169 रुपए का। फ्रेंच फ्राइज जो आउटलेट पर 99 रुपए का है, उसकी स्विगी और जोमेटो पर दाम 109 रुपए है। इसके अलावा जेस्टी पनीर पॉकेट का प्राइस आउटलेट पर 119 रुपए है, वहीं ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर 129 रुपए। पिज्जा हट के बाद हमने रुख किया गोल मार्केट के फेमस बांग्ला फूड्स का। यहाँ के मेन्यू रेट और स्विगी जोमेटो पर मौजूद दामों में बड़ा फर्क दिखाई दिया। महाराजा थाली का दाम आउटलेट मेन्यू पर 298 रुपए था, वहीं स्विगी जोमेटो पर 365 रुपए। बांग्ला फूड्स पर वेज चाउमीन 164 रुपए की है, जबकि ऑनलाइन इसका प्राइस 212 रुपए है। भल्ला पापड़ी आपके यहाँ 120 की मिलेगी, जबकि जोमेटो और स्विगी पर ये 168 रुपए में मिलेगी। महंगे फूड रेट के अलावा इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको हैंडलिंग चार्जेस, कन्वेंस फीस और डिलीवरी चार्ज अलग से देना पड़ता है। इस पूरे मामले पर जब हमने स्विगी और जोमेटो से बात की, तो जोमेटो का कहना है कि जोमेटो ऐप पर फूड आइटम की जो कीमत होती है वो रेस्टोरेंट तय करते हैं, और उसमें जोमेटो का कोई दखल नहीं होता है। कंपनी ने सभी रेस्टोरेंट पार्टनर को एक DIY टूल दे रखा है, और इसी के जरिए वो मेन्यू को अपलोड और रिवाइज करते हैं। हालांकि जोमेटो ने ये भी माना है कि कुछ रेस्टोरेंट, होटल और ऑनलाइन मेन्यू में दाम अलग अलग रखते हैं। स्विगी ने इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन सवाल ये है कि एक ही खाने के दो अलग अलग दाम आखिर क्यों हैं? ऐसा करने के पीछे रेस्टोरेंट का क्या मकसद होता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह की प्रैक्टिस पर रेस्टोरेंट के साथ कोई बात क्यों नहीं करते? क्योंकि देखा जाए तो मेन्यू में इस तरह की मनमानी ग्राहकों के साथ एक तरह से हेराफेरी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और हम और आप ज्यादा कीमत आखिर क्यों दें? चलिए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के मैनेजिंग कमेटी मेंबर वरुण खेरा साहब, वजीर एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित भटियानी, और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वरुण, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आप रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, आप NRAI से जुड़े हुए भी हैं, और देखिए इसमें हमने जवाब तो दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मांगा था, लेकिन जोमेटो ने जवाब दिया और वो कह रहे हैं कि उनका तो कोई दखल ही नहीं है, ये तो रेस्टोरेंट ही तय करते हैं कि उनके खाने का दाम क्या होगा, यानी सब कुछ उन्होंने रेस्टोरेंट के ऊपर डाल दिया है। वो कह रहे हैं हमारा तो कोई इसमें रोल नहीं है।
सर क्या होता है कि नमस्कार सभी दर्शकों को। आपने जो सवाल पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है कि जोमेटो ने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने एक DIY एक ऐप दे दिया है जिस एप्लीकेशन के थ्रू रेस्टोरेंट अपने प्राइसिंग को डाल सकते हैं। अक्सर होता क्या है सर कि उन्होंने सामने से नहीं खेला, बट क्या है कि वो पीछे से खेलते हैं। जोमेटो की पद्धति बहुत ज़्यादा जानकारी वाली ये है कि जोमेटो हर रेस्टोरेंट से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमीशन लेता है, और वो कमीशन कितना है आप लोग चौंक जाएंगे। जो एक कमीशन है करीबन 30% का होता है, प्लस GST लगता है। और सभी लोगों को ज्ञात है ये बात कि GST का इनपुट हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिलता, तो जो GST है वो भी एक तरह से हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस के साथ हमारी फूड कॉस्ट है, इस एक्सपेंस के साथ फूड कॉस्ट के बाद हमारी पैकेजिंग कॉस्ट है, उसके बाद हमारे बाकी सारे खर्चे हैं। ले दे के अगर हम प्राइस पैरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए अगर इन प्राइजेस को अगर हल्का सा कोई रेस्टोरेंट नहीं बढ़ा पा रहा तो वो नुकसान के अंदर हर ऑर्डर को देगा। जोमेटो ये नहीं कहता, स्विगी ये नहीं कहता कि वो अपनी कमीशन कम कर दे। वो ये कहते हैं कि आप कितना भी रेट लगा लीजिए, हमारी कमीशन जो भी आप रेट दे रहे हैं प्लस हमारी कमीशन लगा दीजिए, जिससे हमें हमारी कमीशन मिल जाए और आपको आपका बिजनेस मिल जाए, जिससे हम दोनों अच्छे तरीके से इसको खींच सकें। ग्राहक को एक कन्वीनियंस मिल रही है कि उसको वही खाना वो अपने यहाँ पे अपने घर पे बैठे जहां पे भी हैं वो उसका लुत्फ उठा सकते हैं। मगर इस पूरे प्रोसेस को अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू से देखें तो ये एक अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये चुभता है कंज्यूमर को, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, जो आज का उद्देश्य है हमारे शो का। मगर रेस्टोरेंट कहीं गलत नहीं है। जोमेटो की जो हाई कमीशन है वो एक सबसे बड़ा सबब है इस इशू का, जिसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे को एड्रेस करना पड़ेगा। हालांकि अब देखिए जोमेटो है इसमें एक प्लेयर इसमें आप है या कोई भी जोमेटो स्विगी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दूसरे हैं रेस्टोरेंट, तीसरा है कंज्यूमर। आपने कहा कि इसका रीज़न है बहुत बड़ा कि आपको बहुत हाई कमीशन देना पड़ता है। पर रोहित जी अब देखिए ये रेस्टोरेंट भी चाह ही रहा होगा ना कि भाई मेरा खाना जोमेटो के थ्रू बिके, वरना फिर आप हट जाइए उनसे, आप अपनी ऑनलाइन डिलीवरी करिए। लेकिन चूंकि आपको ज़्यादा फुटप्रिंट्स मिलते होंगे, आपको ज़्यादा आईबॉल्स मिल रहे हैं, ज़्यादा आपका कवरेज हो रहा है, तो ये आपकी भी ज़रूरत है। लेकिन उन सब के बीच जो पिसा वो कंज्यूमर है। देखिए विपिन जी, इसके दोनों पहलू हैं। पहला पहलू जो वरुण कह रहे हैं कि ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक्स होती है ऑर्डर फुलफिल करने की, और दूसरी बात ये देखिए कि ये कोई नई चीज नहीं है। मतलब अगर मैं आज के दिन में देखूं, कंज्यूमर का दो पहलू हैं। एक तो एक कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस रहता है किसी भी चीज में, तो अगर आप उसको देखिए कि अगर आप घर बैठ के आपको खाना मिल रहा है तो वो एक कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस है, उसके बजाय कि आप स्टोर पे जाएं, उसमें आपको पेट्रोल लगेगा, पार्किंग का खर्चा लगेगा। तो अगर मैं उस कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस को जोड़ूं तो पक्का कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से प्राइसिंग है। दूसरी तरफ जैसे वरुण कह रहे हैं कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब की अपनी कमीशन है, तो अब उन सब की अपनी कमीशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा कैसा करा जाए कि रेस्टोरेंट भी पैसा कमाए और कंज्यूमर को भी मिल जाए, तो वही एक बैलेंस सबको मेंटेन करना पड़ता है। अब कहने की बात है जैसे स्विगी जोमेटो आज के दिन में देखिए, मैं एक पीछे सर्वे पढ़ रहा था, JM फाइनेंशियल का आया था अराउंड लास्ट ईयर, जिसमें कहा गया कि 80% रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो ब्रॉडली अलग प्राइस रखते हैं स्विगी और जोमेटो से। और वो इसीलिए है बिकॉज जो इकोनॉमिक्स ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट है, चाहे आपकी 25 से 30% कमीशन हुई, चाहे पैकेजिंग कॉस्ट हुई, चाहे GST हुई, वो एक ऐड करता है। तो आई थिंक वो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक वो बैलेंस कहीं ना कहीं मेंटेन करना जरूरी पड़ जाता है दोनों तरफ से। कि अगर कंज्यूमर साइड से देखूं तो जरूर हाँ, अगर मैं रेस्टोरेंट में जाना चाहूं तो वहां जाके मुझे सस्ता मिलेगा, पर अगर मैं पूरी कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस, अगर मैं आज के दिन में यही चीज उसी रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहूं तो मेरे को जाने का खर्चा लगेगा, पार्किंग का खर्चा लगेगा और बाकी खर्चा भी लगेगा। तो आप अगर मैं उस पूरी कॉस्ट ऑफ ईटिंग आउट को एज्यूम करूं वर्सेस 25 से 30% जो मैंने आपकी रिपोर्ट में देखा जनरली हायर हैं प्राइजेस, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएंगे। बिजॉन साहब, मेरे को वो वाकया याद आ गया या वो समय याद आ गया जब एक बहुत लंबा मामला चला था कि आप जाते हैं, एक पानी की बोतल खरीदते हैं सिनेमा घर के अंदर किसी मल्टीप्लेक्स में। अब वो बोतल आपको वहाँ मिलती है 50 रुपये की, बाहर उसका दाम है 10 रुपये। बहुत लंबा मामला गया, कोर्ट में भी गया, काफ़ी कुछ हुआ, फिर फाइनली ऐसा होने लगा कि उस पर
एमआरपी, वो पूरा एमआरपी वाला झगड़ा था कि एमआरपी से ऊपर कैसे बेच रहे हैं, फिर उस पर छाप ही दिया कि ये लीजिए 50 रुपए ही है इसकी एमआरपी, अब आप क्या करेंगे। तो ये मुझे बिल्कुल उसी चीज़ की याद दिला रही है कि अब ये रेस्टोरेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बीच की चीज़ है, लेकिन आपकी मेरी जेब से ना उसमें कट रहा है फिर यहाँ पे मामला। तो विपिन भाई आपने याद दिला दिया। एक्चुअली 40 साल से हम झेल रहे हैं, ये सारे याद आ रहे हैं, कैसे ऑलवेज कंज्यूमर पिस जाता है। इसलिए हम लोग क्या किए, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव लाए। जो हम लोग के 1986 में जो कानून बना था और 2019 में जो मोदी सरकार ले आए, उसमें हम लोग एक रेगुलेटर लाए हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये सारे मामले जो आप बता रहे हैं और जो आज हम लोग डिस्कस भी किए हैं, आम कंज्यूमर कितने पैसे देंगे एज कन्वीनियंस कॉस्ट, कितने पैसे देंगे इंटरमीडियरीज को, ये रेगुलेटर का काम है तय करना। किस ढंग से एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन के तौर से, एक स्टडी के रूप से उनको निकालना चाहिए और उनको नेगोशिएट करना चाहिए, जैसे हम लोग ने इंश्योरेंस कंपनीज में किए। रेगुलेटर ने इंश्योरेंस कंपनीज के इंटरमीडियरीज को बुलाए, इंश्योरेंस कंपनीज को बुलाए, बोले भाई इतना कमीशन आप नहीं दे सकते हो, सही बात है, हम इतना दे सकते हो, और वो तय किए। तो इसी ढंग से आम कंज्यूमर इस पे कुछ नहीं कर सकता है, रेगुलेटर को हस्तक्षेप करना अनिवार्य है। और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाता है, जहां पर आप मनमानी, बिकॉज ऑफ मार्केट डोमिनेंस, आप मनमानी उसमें आप कमीशन लेते रहे या आप प्राइस बढ़ाए अपने मनमानी से, तो इसमें कंपटीशन कमीशन भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि आज का शो कोई भी व्यक्ति यदि देख रहा है सरकारी तंत्र से, यदि वो देख रहे हैं तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, उपभोक्ताओं के मतलब संरक्षण के लिए, उनके हित के लिए और मार्केट को भी कॉम्पिटिटिव रखने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो एग्रीगेटर्स हैं उनको कमीशन नहीं देना चाहिए, उनको हाँ, लेकिन उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। और ये आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है अभी जो IRDAI ने किया है कि उन्होंने जो है वो बीमा कंपनियों को बुलाया और पूछा उस पर सवाल कि भाई वो कितना होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर भी एक लिमिट होनी चाहिए। वरुण, मुझे आपकी बात से ये भी लगा कि जैसे आप खुद भी उससे थोड़ा परेशान हैं, आपने कहा 30% जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इस पे बात तो आप ही कर सकते। अच्छा, अभी जैसा रोहित साहब भी कह रहे थे कि भाई आपका कन्वीनियंस है, उसकी फीस है, लेकिन कितनी, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस आप ले रहे हो, आप हैंडलिंग चार्जेस और पैकेजिंग चार्जेस भी ले रहे हो। मुझे नहीं पता वो किसको जाते हैं, वो रेस्टोरेंट को जाते हैं कि जोमेटो खुद रख लेता है। उसके अलावा फिर कई बार तो वो पीक टाइम सर्च चार्जेस भी आ जाते हैं उसके अंदर, और फिर मेन्यू में भी डिफरेंस। तो फिर ये एक तरह का चीटेड फील करेगा कंज्यूमर। क्या कहेंगे वरुण? मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और जानकारी देना चाहता हूं कि जहां से आपकी थोड़ी और ज्ञान इस पे बढ़े। जोमेटो कमीशन तो एक लेता ही लेता है, इसके अलावा जोमेटो कस्टमर से क्या करता है, जैसे आपने बताया हैंडलिंग चार्ज होता है, एक प्लेटफॉर्म फी लेता है, वो 4 रुपए या 6 रुपए के आसपास, बहुत छोटी सी फी होती है। आजकल जेप्टो, जितने भी क्विक कॉमर्स वाले लोग हैं वो भी आजकल चार्ज करते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग चार्जेस चार्ज कर लेते हैं, जैसे आपने बताया सर्च प्राइसिंग कभी कभी आ जाता है। ये सारा का सारा जो अमाउंट है ये अलग रहता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का एक और मार पड़ती है, और ये जितने भी चार्जेस हैं ये सारे के सारे जोमेटो और स्विगी के पास जाते हैं। रेस्टोरेंट ओनर को या रेस्टोरेंट कंपनी को इसमें से 1 रुपए भी नहीं मिलता साहब। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए सभी दर्शकों को। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है, आज लेट्स से अगर हम नोएडा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, वहां पे 80,000 से 1 लाख जो हैं वो रेस्टोरेंट के नाम दिखते हैं। अगर आप कोई लेट्स से अगर बिरयानी ऑर्डर करना चाह रहे हैं आप, मगर आप ये सोचिए कि जो ग्राहक है वो सारे 80,000 लोगों को तो नहीं देखेगा, मगर जो होड़ होती है कि पहले 10 में नाम आना है, पहले 8 में नाम आना है, उसके लिए भी जोमेटो पैसे लेता है कि उनका नाम जो है वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए। इसके अलावा डिस्काउंट 1+1 100 रुपए डिस्काउंट पे, इतने सारे जो डिस्काउंट हैं वो भी रेस्टोरेंट की जेब से निकलते हैं। तो आपको ये मद्देनजर रखना पड़ेगा, इसमें रेस्टोरेंट कहीं पे भी प्रॉफिट का भागीदार नहीं बन पा रहा, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी सेल थोड़ी और बढ़ जाए। तो और लोगों को उसका नाम जो है वो यहाँ पता पर एक रहे, ये चीज है कि अब ये ना बहुत ही थिन लाइन हो गई कि अगर इतनी तकलीफें हैं
तो क्यों ना आप ही, पहले भी तो ये होता था कि हम आपसे ऑर्डर करते थे और आप डिलीवर कराते थे, ठीक है, अगर आप उसका कोई चार्ज भी ले लो, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट आती थी डिलीवरी, कोई चार्ज लेता नहीं था, लेकिन अगर एक चार्ज भी ले लें तो एक कंज्यूमर को तो सस्ता पड़ेगा, आपके लिए भी सस्ता रहेगा। सर हमारे रेस्टोरेंट में तो सारे के सारी जो है हम तो खुद प्रमोट करते हैं गेस्ट को कि आप डायरेक्ट डिलीवरी लीजिए, आप यहाँ पे हमारे को डायरेक्ट फोन करिए, हम आपको डिलीवरी करेंगे, उसके ऊपर जो टेक अवे का डिस्काउंट है 20% हम आपको डायरेक्टली वो भी देंगे। हम कभी भी उस चीज से पीछे नहीं हटते। मगर क्या हो गया है, लोगों का एक ट्रेंड बन गया है कि मैं जोमेटो पे जाऊंगा तो जोमेटो पे मैं 10 चीजों को कंपेयर कर पाऊंगा, 10 अलग अलग आइटम ले पाऊंगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है वो देखने चाहूंगा। इसमें हमारे को ये देखने वाली बात है कि आज की डेट में कंज्यूमर भी डिस्काउंट ओरिएंटेड हो गया, वो देखना चाहेगा बेस्ट डिस्काउंट कहां मिल रहा है। अगर मैं पिज्जा ऑर्डर करना चाह रहा हूं, सबसे सस्ता पिज्जा कहां मिल रहा है मुझे, वो पैरामीटर्स भी बहुत ज्यादा प्ले करने लग गए आज की डेट में कस्टमर के माइंड के अंदर। नहीं ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, रखना पड़ेगा साथ में। एक विशेष सर्कल सी कहानी बन गई जहां पर सारे किरदार हैं और उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और अपने अपने रोल है। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहां पे, लेकिन बाद में आऊंगा तो रोहित सर से पूछूंगा कि फिर इसका निराकरण क्या है, किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को आप एक पैरिटी पे लाएंगे, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, क्या इसके लिए कोई सरकारी दखल की जरूरत है, इसके लिए कोई और कानून या किसी गाइडलाइन की जरूरत है, ये कैसे तय होगा, या फिर मार्केट फोर्सेस इसको तय करेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद कुछ अहम सवाल। ऑनलाइन खाना दाम मनमाना, बात हो रही है कि एक ही अलग फूड आइटम के अलग अलग चार्जेस, अलग अलग दाम, ऑनलाइन मेन्यू में अलग दाम और होटल में अलग चार्जेस। आखिर ऐसा क्यों? काफ़ी सारी बातचीत हुई ब्रेक से पहले इसके ऊपर, सबने अपने अपने पक्ष रखे। नाउ राइट रोहित सर, ये बताएं कि फिर ये मैंने जैसा कहा बड़ा विशेष सा साइकिल है, रेस्टोरेंट की अपनी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज ज़रूर हमारे साथ इस बातचीत में नहीं है, लेकिन वो होते तो वो अपनी बात रख देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इसमें हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर ऐसा लगता है कि जो वरुण कह रहे हैं कि वो बैकडोर से आ रहे हैं, वो भी बात सही लग रही है, लेकिन अगेन कंज्यूमर क्या करे? तो विपिन जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। मतलब अगर आप देखिए किसी भी सेक्टर में जब मोनोपोली और डुओपोली हो जाती है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर को हमेशा प्रेशर में रहता है, राइट? बिकॉज प्लेटफॉर्म जैसे आज के दिन में है वो फ्री है चार्ज करने में जो भी प्राइसिंग है। तो आई थिंक सबसे पहले तो अगर सेक्टर में जितना कंपटीशन बढ़ेगा कंज्यूमर के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर मैं ये शुरू के दिनों में जाऊं, जब ये प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे तो कंपटीशन के चलते हुए कंज्यूमर ने बहुत डिस्काउंट और बहुत ऑफर भी मिले थे, जिसकी वजह से कंज्यूमर आया। तो अब मैं आज के दिन में जब देखता हूँ, जैसे ONDC एक प्लेटफॉर्म है जिसकी बात बहुत बार करी जाती है, राइट, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोअर है, कमीशन नहीं है। तो जैसे जैसे पोटेंशियली मुझे लगता है ONDC की पहुंच बढ़ती जाएगी और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स काफी ट्राई कर रहे हैं डायरेक्ट डिलीवरी करने का। मुझे याद है कोविड के टाइम बहुत सारे रेस्टोरेंट ने शुरू करे, बट जैसे एक चीज बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर को कैसे मूव करा जाए, जो कंज्यूमर एक हैबिट में फॉर्म हो गया वो एक चैलेंजिंग है। बट आई थिंक जैसे जैसे मुझे लगता है इसका सबसे जो इजियर और बेटर सोल्यूशन है कि इस सेक्टर में कंपटीशन कैसे बढ़ सकता है जिससे कंज्यूमर को भी फेयर डिलीवरी मिले, बिकॉज मोनोपोली डुओपोली हमेशा डेंजरस रहती है किसी भी सेगमेंट में। दूसरा ये है कि ऐसे रेगुलेटर की मेरे को अभी ऐसा कोई जरूरत लगता नहीं है इस सेक्टर में, बिकॉज एक्चुअली अगर आज के मैं दिन में देखूं तो ब्रॉडली ऐसे अगर हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं रेगुलेटर, तो ये सेम पोटेंशियल चैलेंज देन ई कॉमर्स में जाएगा, कैब्स में जाएगा और सब चीज में जाएगा। आई थिंक सबसे जरूरी है आज के दिन में इंपॉर्टेंट होना, वन कि इसमें कंपटीशन किसी तरह आए, ONDC की पॉपुलैरिटी बढ़े, चाहे रेस्टोरेंट्स बढ़ाए, चाहे प्लेटफॉर्म बढ़ाए, या फिर जो बीच में एग्रीगेटर हैं वो ONDC बढ़ाएं जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लो हो सके। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली जो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे जो लगता है, जो धीरे धीरे इन एग्रीगेटर्स और ऑनलाइन एग्रीगेटर्स की पॉपुलैरिटी से एक जो चीज मुझे दिखती है और हम जो ट्रैक करते हैं कि कंज्यूमर ने रेस्टोरेंट जाना कम कर दिया है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट की डिपेंडेंस इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कंज्यूमर को रेस्टोरेंट में वापस कैसे लाया जाए, उसको द फन ऑफ ईटिंग आउट कैसे करवाया जाए। आई थिंक वो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो पोटेंशियली जो अभी बैलेंस ऑफ पावर है जो एग्रीगेटर्स के पास है, चाहे कमीशन हो चाहे चार्जेस, चाहे कमीशन रेस्टोरेंट को चार्ज करना हो चाहे या कंज्यूमर को चार्जेस करने हो, तो वो आई थिंक एक बार बैलेंस ऑफ पावर
थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स की तरफ आएगा तो ये चैलेंज का सोल्यूशन निकल सकता है। बिजॉन साहब, आप क्या सोल्यूशन देखते हैं इसका? कि देखिए ओएनडीसी एक है और मुझे लगता है ओएनडीसी यूपीआई जैसा काम कर सकता है। हमने देखा पहले इतने सारे अलग अलग ऐप्स इकट्ठे हो गए थे बाजार में, लेकिन जब यूपीआई आया तो धीरे धीरे सब ओझल हो गए और अब सबको अगर कुछ करना भी है तो यूपीआई के बिना नहीं कर सकते। क्या ओएनडीसी वैसा रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल, रोहित भाई ने एकदम बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशंस दिया है, बट रेगुलेटर इसलिए हम लोग लाना चाह रहे हैं कि वो अपना शोल्डर पे ब्रीथ ना करे। नहीं, हम इंस्पेक्टर राज नहीं लाना चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा एजेंसी हो जो नियंत्रण रखे, जो देखते रहे कि कोई गलत काम नहीं कर रहा है, जो अब हो रहा है और हम लोग को महसूस भी हो रहा है। और इसलिए सरकार ने ओएनडीसी पे ध्यान दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और इसीलिए कई सेक्टर्स में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सरकारी तंत्र में सरकारी संस्थाएं भी एग्जिस्ट कर रहा है, compete कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी उसी मार्केट में कंपटीशन पे वो भी खड़े हैं। तो कंज्यूमर को चॉइस मिलता है, तो हम लोग को चॉइस मिलनी चाहिए। और चॉइस के लिए थोड़ा सा हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है रेगुलेटर को। और इसीलिए हम लोग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लाए हैं कानूनी रूप से। कई रेगुलेटर्स कई सेक्टर्स में हैं, तो कंज्यूमर सेक्टर में क्यों नहीं रेगुलेटर काम कर रहा है? बिल्कुल। और एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कंज्यूमर अफेयर्स को देख रहे हैं, और वहाँ सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं, उनका केवल एक ही काम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को कैसे एम्पावर करें, कंज्यूमर को कैसे चॉइस लाएं, उनका काम ही यही है। और वो नहीं कर रहे हैं। उनको सोचना होगा कि कैसे जिस एजेंसी जैसे ओएनडीसी को लाए हैं, कैसे रेस्टोरेंट्स, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स को वो लोग वहां पे अपलोड करें, उनके साथ एक संबंध बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट्स उस पे अपलोड हो जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे रोहित जी ने कहा, एक कैंपेन होनी चाहिए, बैक टू द रेस्टोरेंट। बिल्कुल कैंपेन होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स को भी पता लगे कि वो यदि फिजिकली जाना शुरू करेगा तो एक कंपटीशन आएगा मार्केट में, एंड दैट विल बी गुड आल्सो, बिकॉज हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज के साथ डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, अपने अपने मेनू मंगा रहे हैं ऑनलाइन। अब यदि हम लोग फैमिली के साथ जब जाते थे रेस्टोरेंट्स में, इट यूज्ड टू बी अ डिफरेंट फन, इट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो हम चाह रहे हैं कि सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं, इनके जो एसोसिएशंस हैं, इनको एक कैंपेन शुरू करना चाहिए जहां पे लोग जाना शुरू करें रेस्टोरेंट में। और वरुण जी बताएंगे हमको कि उसकी हकीकत क्या है। वरुण जी, क्या ऐसा है कि इसकी वजह से अब लोग रेस्टोरेंट में कम आ रहे हैं? एंड साथ में मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जो ओएनडीसी की हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो दो तरफा प्लेटफॉर्म है, मतलब उस पर हम भी जा सकते हैं और आपको भी उस पर होना ज़रूरी है। अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, लेकिन क्या वहाँ पर एक कंज्यूमर को बेटर प्राइसिंग मिल रही है आपके लिहाज से एज ए रेस्टोरेंट? सर, पिछले साल से ओएनडीसी सब जगह अखबारों और सुर्खियों में रहा है, और हम एज एन एसोसिएशन की एक बहुत लंबी चौड़ी एक क्लोज डोर मीटिंग भी रही ओएनडीसी के साथ कि हम इसको किस तरीके से जल्दी ऑन ग्राउंड लेके आ पाए। हम खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमसे 30% कमीशन की बात कर रहा है, वहाँ पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आया है कि वो किसी भी, जैसे यूपीआई है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, वो गूगल पे भी आ सकता है, पेटीएम पे भी आ सकता है, किसी भी कहीं पे भी आ सकता है। हम खुद चाह रहे हैं कि ओएनडीसी जल्दी से जल्दी आए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह, जब बड़े से छोटे शहरों के अंदर आए, जिससे ग्राहक को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। आपको समझने वाली बात है, आज क्या हो रहा है कि मैं अपने रेस्टोरेंट में अपने मकान मालिक को किराया देता हूं, और आज मैं जैसे कहते हैं हम फिजिकल लैंडलॉर्ड, और एक हमारे लिए बन गया आजकल डिजिटल लैंडलॉर्ड जो है जोमैटो और स्विगी। हम डिजिटल लैंडलॉर्ड को डिजिटली पैसा दे रहे हैं उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में रहने के लिए। तो जब ओएनडीसी आएगा जो मुझे डिजिटल लैंडलॉर्ड नहीं बनेगा, और वो मुझे एक ऐसा प्राविधान देगा जिससे मैं अपने रेस्टोरेंट के खाने को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, वी एज एन एसोसिएशन, एज अ रेस्टोरेंटर विल बी वेरी हैप्पी।
दूसरी एक और बात देखने वाली और समझने वाली बात है, रिवेंज बिंजिंग बहुत ज्यादा हुई। रिवेंज बिंजिंग को अगर मैं सरल तरीके से समझाना चाहूं कि कोविड के बाद लोग बहुत बढ़ चढ़ के ताबड़तोड़ तरीके से रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए, क्योंकि उनको लगा बहुत सालों से घर बैठे थे, महीनों से बैठे थे, अब बाहर जाके खाएंगे, एक बाहर का खाने का लुत्फ उठाएंगे। एक और मद्देनजर रखने की बात यह है सर कि आजकल लोग घर पे खाना बहुत बनाते हैं। आजकल लोग बाग, अब तो जोमैटो तो इस तरीके से प्रमोट कर रहा है कि नो कुक संडे, नो कुक वेंसडे, कि आप घर पे खाना मत बनाइए मगर आप रेस्टोरेंट से खाना मंगाइए, बिकॉज कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जो खुद खाना बनाने का समय नहीं है, जो जल्दी में है, उनको ये लगता है कि बेटर है कि मैं जोमैटो कहीं से मंगा लूं, आज घर पे चाय ना मंगाए बट कोई चाय जैसी कोई जगह से चाय नाश्ता वहां से आ जाए, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, या कहीं देसी वेब से खाना मंगा लें, किसी भी कहीं से भी हम कुछ मंगा लें, कुल मिला के बेहतर रहेगा। बेशर्ते मैं आपकी बात समझा और समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, लेकिन आपने जो लैंडलॉर्ड वाली लॉर्डशिप वाली बात की, तो ये कुछ ऐसा हो गया है कि एक कोई है जो आपसे भी पैसा ले रहा है और मुझसे भी पैसा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कैसे आप थोड़ा सा इन लाइन लाएंगे, वो भी एक बिजनेस है। हम किसी बिजनेस के अगेंस्ट यहां बात नहीं कर रहे, लेकिन उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए, वो बेलगाम हो ये नहीं हो सकता। आप उस पर मुझसे मनमाने चार्जेस लें ये नहीं हो सकता। आप कन्वीनियंस के नाम पर, मुझे पता चला फूड आइटम से भी ज़्यादा पैसा ले ले, और कई बार ऐसा होता है कि आप जो मंगा रहे हैं वो 50 रुपए का है और उसके ऊपर आप 70 रुपए की कन्वीनियंस फीस देते हैं, व्हाटएवर चार्जेस वो मिला के। इस पे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। खैर देखते हैं ओएनडीसी क्या उसका एक जवाब बन सकता है। और रेगुलेटर वाली बात से मैं उससे इत्तेफाक रखूंगा कि फिर अगर जब, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया ही ऑनलाइन हो रही है, तो कोई ना कोई तो उसके ऊपर नजर रखने वाला और सही राइट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने वाला होना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन सबके बीच अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाने की कोशिश ऐसे कार्यक्रम के जरिए होती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।